नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर अंतिम दिनों के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव रंधावा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणवी एक के तहत प्रदेश का समान विकास किया है और आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का विधायक नहीं होते भी 700 करोड़ के विकास कार्य इलाहाबाद क्षेत्र में पिछले 7 साल में हमने किए हैं और अभी भी 250 करोड़ के विकास कार्य होना बाकी है, जो जल्द ही पूरे किए जाएंगे। विकास के कार्य नहीं रुकने देंगे। सरकार के 2 साल निकल चुके हैं, लेकिन 3 साल बाकी हैं और इन 3 सालों में भरपूर विकास कार्य किए जाएंगे। हमने विकास का काम सब जगह चक्री चलाई। जो 2 बार मैं यहां उतर के गया हूं, 2 विधानसभाओं की जो मेरी रैलियां हुई हैं, दोनों में जो घोषणाएं हुई, 700 करोड़ रुपए के काम इस एलना विधानसभा में पिछले 7 साल में हुए हैं और लगभग 250 करोड़ के ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन ये 250 भी हो जाते, हुए क्यों नहीं? इसमें भी सरकार तो करना चाहती है, लेकिन भाई मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये तो नहीं हो सकता। अब आपका विधायक ही सुस्त है। उस विधायक ने कभी आकर के ये नहीं कहा कि आपकी जो अनाउंसमेंट है उसकी पूरी करा दो। अगर वो विधायक चुस्त होते तो 250 करोड़ का और भी करा लेते। आज आप अपना विधायक बनाएंगे और वो पीछे हमारे लग करके 250 ये आने वाले और सारे काम चाहे कितने करने पड़े सारे हम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिक उड्डयन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि तय समयावधि में कार्यों को पूरा किया जाएगा, यानी कि जो तय समय सीमा है उसी में इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभाग के अनुसार कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की है। इस बैठक में मंडलायुक्त चंद्रशेखर, उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक हुई कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तलवंडी मार्ग के पास रनवे विस्तार कार्यों का भी निरीक्षण किया और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इंटीग्रेटेड एविएशन हब के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के सीनियर मेंबर से कैप्टन राजेश प्रताप सिंह ने उन्हें अवगत करवाया। रनवे के विस्तार और अन्य निर्माण कार्यों के लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का बदलेगा स्वरूप। हवाई अड्डे का रनवे विस्तार और अन्य निर्माण कार्य जारी हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम हाई टेंशन पावर लाइन की शिफ्टिंग, इसके साथ ही हवाई अड्डे की 2 एकड़ भूमि पर 33 kW के सब स्टेशन की स्थापना। बरवाला रोड से वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कार्य। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन में होम शिफ्टिंग, कैट लाइटिंग के काम, जलापूर्ति चैनल की शिफ्टिंग, टर्मिनल, अन्य भवन का निर्माण कार्य, बाउंड्री वॉल सहित अन्य परियोजनाओं का भी कार्य। वहीं चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डेंगू अभी तक नियंत्रण में है। डेंगू का प्रदेश में मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स भी दी जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, कभी भी कोरोना के केस बढ़ सकते हैं और इसके लिए हम सबको एहतियात बरतनी चाहिए। कोविड के नियमों का सख्ती से हम पालन करें तो ज्यादा बेहतर। डेंगू अभी तक तो नियंत्रण में है। नए केसेस 20 से कम आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, लेकिन त्योहारी सीजन में हमें इसका बढ़ने का खतरा है। इसलिए लोगों से अपील करना चाहता हूं कि त्योहार मनाएं, परंतु सावधानी के साथ, ताकि कोरोना दोबारा ना आ जाए। कुछ देशों में
ये फिर अपने पांव फैलाने लगा है। इसलिए हमें भी इसके बारे में चौकस होना चाहिए। हमारे अस्पताल में तो हम अपने मरीजों को सब कुछ मुफ्त इलाज कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्लेटलेट्स भी हम दे रहे हैं। मैंने आदेश जारी कर दी है और अनेकों मरीजों को हमने प्लेटलेट्स दिए भी हैं। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है, जहां शिक्षा मंत्री ने हरियाणा में बीजेपी सरकार के 7 साल 7 कमाल की जानकारी दी है। देखिए। हरियाणा में सरकार को 7 साल का कार्यकाल कल 27 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। 5 साल पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार और 2 साल गठबंधन की सरकार, यानी 7 साल में सरकार ने कितना विकास किया है, किन किन मुद्दों पर सरकार का क्या दावा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, 7 साल को लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है 7 कमाल के नाम से, और विपक्ष कह रहा है कि 7 साल में सरकार हर मुद्दे पर विफल है, तमाम मुद्दों के ऊपर आपके ऊपर विपक्ष हमला कर रहा है। क्या आपकी उपलब्धियां क्या है जो आप कमाल के तौर पर बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो जो पूर्व की सरकारें रही उनका एक फेल्योर था। उन्होंने लोगों के अंदर एक इस प्रकार का भय पैदा कर दिया था कि हरियाणा में काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितने भी काबिल हैं, अगर आपके पास कोई सिफारिश नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। तो सबसे पहला काम इस सरकार ने ये किया कि अब खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, अब काबिलियत ही चलेगी। और जिस प्रकार से नियुक्तियां होने लग रही, कल ही में जो हमारे डिप्टी रेंजर हैं वो लगे थे जिनकी क्वालिफिकेशन +2 थी, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं उन्होंने उसमें ज्वाइन किया। और निश्चित तौर से अच्छे बच्चे हर जगह, चाहे वो कहीं भी नौकरी हैं, वहाँ बहुत ही क्वालिफाइड बच्चे आ रहे, जिससे प्रदेश को भी लाभ है और उन बच्चों के साथ भी इंसाफ हुआ। और आज सबको इस बात का यकीन है। आज आप देखते हैं जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनमें खूब बच्चे जाने लगे हैं, बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। तो वो जो एक जनता के मन में भय था तो वो बिल्कुल समाप्त हो गया। दूसरा, जो पूर्व की सरकारें हैं उनके टाइम में ये था कि जो भी व्यक्ति है वो मतलब जहां से भी मंत्री है वहां का विकास होगा, जहां से मुख्यमंत्री है वहां का विकास होगा। विकास के मामले में समानता, यानी कि अगर किसी हल्के से विपक्ष का एमएलए है तो ये सोच लिया जाता था कि देखो अब तो 5 साल हमारे काम तो बिल्कुल होंगे नहीं। लेकिन पहली ऐसी सरकार आई जिसने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हम सब के लिए काम करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि जहां भी अभी आप इलाहाबाद चुनाव में भी गए होंगे तो वहां भी अगर आपने पता किया होगा तो वहां भी लोग कहते हैं नहीं आपके टाइम में काम हुए, जबकि हमारा कोई एमएलए वहां जीतता नहीं। पिछली बार भी नहीं था, अब की बार भी नहीं है। तो पूरे हरियाणा में समान विकास करने का जो काम हमने किया, इसी प्रकार से हमने सुधार की तरफ काम किया। जैसे बिजली का था, अब मेरे ख्याल से पिछली 2 सरकारें इसी बात पे आई थी 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कोई काम नहीं किया। लेकिन जब ये सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी शुरू करी उन्हें, मेरा गांव जगमग गांव। हमने तार बदले, हमने ट्रांसफार्मर बदले, हमने बिजली की चोरी बंद की और हमने लोगों से कहा कि भाई बिजली के बिल भी आपको भरने पड़ेंगे, ऐसे बिजली नहीं दी जा सकती। और उसके लिए हमने कहा कि भाई आपके पास कोई भी पेनल्टी है, सरचार्ज है, हम सारा छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जितनी बिजली आपने खर्च की आपको बिल देना ही चाहिए। और लोगों ने भी इस बात को माना और उसको देना भी शुरू कर दिया। और हमने वो सारी चोरी खत्म करके सारा कुछ करके और हमने उस काम को शुरू किया। और आज हम 5200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं हरियाणा के, 6000 में से 5200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसी प्रकार से पिछली सरकारों ने कोई इस प्रकार से अगर कुछ माफ भी किया होगा या इस प्रकार के वादे भी किए होंगे, मैं कर्जा माफ कर देंगे, तो हमने कोई वादा नहीं किया था। और जब सरकार बनी तो हमने कहा कि नहीं, हम मदद करना चाहते हैं किसान की, किस तरीके से मदद करें। तो उसके लिए एक योजना बनाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपने कर्ज ले लिया और उसके बाद आप कर्ज चुका नहीं सके तो आपको ऊपर बहुत ब्याज लग गया, बहुत पेनल्टी लगी। हम वो सारा ब्याज और सारी पेनल्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मूल राशि जो आपने ली थी वो हमारी आप जमा करा दो। और लोगों ने भी उसमें पूरा स्वागत किया और लोगों ने पैसे जमा कराए और आज हमने 1000 करोड़ से ज्यादा किसान का माफ किया। इसी प्रकार से चाहे खरीद की बात थी, हमने खरीद को आसान किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकारों ने 2 ही फसलें खरीदी, गेहूं और धान। हमारी सरकार ने गेहूं और धान में उनसे लगभग 20 और 25% ज्यादा खरीदा। इसके साथ साथ 9 फसलें और खरीदने का काम किया, जबकि पूरे देश में कहीं भी कोई भी स्टेट नहीं खरीदता। चाहे बाजरा खरीदने की बात थी, चाहे सरसों खरीदने की बात थी, चाहे मूंग खरीदने की बात थी, चना खरीदने की बात थी, मूंगफली खरीदने की बात थी, सूरजमुखी खरीदने की बात थी। ऐसी बहुत सी फसलें खरीदने का सरकार ने
काम किया, और इस प्रकार का किसी ने भी इस प्रकार की चिंता नहीं की। इसी प्रकार से जहां किसान को नुकसान हो जाता था, मान लीजिए उसकी फसल खराब होती थी, खराब होता था, जहां पिछली सरकार में 6,000 थे, हमने उसको 6,000 की बजाय 12,000 करने का काम किया। आज भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 8,000 से ऊपर ज्यादा राशि दी नहीं जा रही, केवल हम ही एक ऐसी स्टेट है जिन्होंने 12,000 देने का काम किया। और पहले जब खराबा होता था तो खराबे में भी एक निश्चित था कि अगर 50% फसल खराब हुई आपकी, जब आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हमने उसको 50% की बजाय घटा के उसको हमने 33% कर दिया। पानी का कम इस्तेमाल हो और सबके खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए हमने बागवानी पे भी जोर दिया, और हमने टारगेट रखा कि हम आने वाले टाइम में जो है इस बागवानी को 3 गुना करने का हमने प्रयास किया। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना भी हमने शुरू की, और उसमें केवल 2.5% देने के बाद हमने 40,000 का बीमा किसान का फसल का किया, और इसी प्रकार से अगर सब्जी है तो 30,000 का बीमा उसमें हमने किया। और जिस प्रकार के विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो हमने कंपनियों को दिया, तो अब उसका सारा विधानसभा में जवाब दिया कि जो किसान ने दिया वो 900 करोड़ था और जो किसानों को मिला वो 2900 करोड़ था। तो इतना बड़ा गैप है। जो बीच का पैसा है, अब आप पूछेंगे इतना घाटा, तो वो बीच का पैसा सरकार ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियों को 200 करोड़ का घाटा पड़ा। लेकिन तो बिजनेस है, कभी फायदा भी होता है, कभी घाटा भी होता है, उससे किसान को बहुत लाभ। ऐसे किसान किस प्रकार से संपन्न हो उसके लिए, क्योंकि पशुधन बहुत जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना था। तो उसमें भी हमने 53,300 किसानों को 733 करोड़ रुपए देने का हमने काम किया, ताकि किसान जो है वो संपन्न हो और उसका जो आर्थिक स्थिति हो मजबूत हो। तो इस प्रकार से बहुत से काम जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किए। और इसी प्रकार से फसल के भुगतान की बात है, तो पहले काफी टाइम होता था, लेकिन अब सरकार ने एक नियम बना दिया कि अगर 72 घंटे तक हमने उसकी फसल का भुगतान नहीं किया, उसको पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद सरकार उस पर ब्याज देगी। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से कि उसके अगर ये सब्जी है या फल है, उसको बेचने के लिए व्यवस्था क्या होगी, उसके लिए भी हमने गन्नौर में एक बहुत बड़ी मंडी, वर्ल्ड क्लास मंडी जो है वो 7,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके हम वहां कर रहे। इसी प्रकार से एक छोटी मंडी जो है पिंजौर में 175 करोड़ रुपए खर्च करके हम कर रहे। इसी प्रकार से जो लोग सब्जी खेती करते हैं, आप देखते होंगे 7 साल पहले आप देखते होंगे कि आज किसानों ने नाराज होकर गोभी सड़क पे डाल दिया, आज नाराज होकर किसानों ने आलू सड़क पे डाल दिया, आज किसानों ने नाराज होकर टमाटर सड़क पे डाल दिया। लेकिन 7 साल में आपने अभी तक एक भी घटना इस प्रकार की सुनी नहीं होगी कि कहीं इस प्रकार डाला। क्यों? क्योंकि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना कर दी और एक निश्चित रेट कर दिया कि गोभी का रेट ये है। अगर इससे भी डाउन जाती है आपकी गोभी, अगर आपकी ऊपर बिकती है, मान लीजिए हमने 5 रुपए किसी चीज का रेट निश्चित किया, अगर 5 से ऊपर आपकी 15 रुपए बिक रही, 20 रुपए बेचो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उससे भी नीचे जाती है तो आप जे फार्म कटवा के लेके आओ, बीच का जो पैसा है वो हम देंगे। हालांकि ये कम होता है, ऐसा नहीं होता कि हर बार होता है, पर अचानक कई बार ऐसा होता है। और उस स्थिति में जो छोटा किसान है वो लगता है कि वो बिल्कुल ही उसकी स्थिति खराब होगी। तो एक उसकी मदद करने के लिए भावांतर भरपाई योजना की, और उसमें हमने फल और सब्जियां जो हैं 21 वो हैं, उसमें फल और सब्जियां 21 वो हैं, और उनको हमने देने का काम किया। इसी प्रकार से किसान को टेल तक पानी पहुंचे, इसके लिए हमने बहुत बड़ा काम किया। और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां 39 साल के बाद अब टेल पे पानी पहुंचा, तो हमने उसके लिए भी, और उसके साथ साथ पानी को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, हमने एक योजना शुरू की। और हमने किसानों से निवेदन किया कि भाई आप धान लगाने की बजाय कोई और फसल लगाएं। और आप देखते हैं कि विपक्ष ने उसका बड़ा विरोध किया, किसान यूनियन ने उसका बड़ा विरोध किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको वापस लेके, माननीय मुख्यमंत्री ने सीधी बात किसान के साथ की। और 1 लाख एकड़ के जो किसान थे जिनकी जमीन 1 लाख एकड़ बैठती है, उन्होंने वादा किया कि ठीक है हम धान नहीं लगाएंगे, हम दूसरी फसल लगाएंगे। उसके लिए हमने उनको प्रोत्साहन भी दिया, हमने 7,000 रुपए उनको सीधा भी दिया, 2,000 रुपए का बीज भी दिया। और फसल का भी विविधीकरण हो, फसलों में भी बदलाव हो, एक ही फसल बार बार ना बोई जाए, उसके लिए भी हमने कहा कि जो लोग बाजरा बोते हैं, अगर वो कोई दूसरी फसल बोएंगे तो उनको भी हम 4,000 रुपए की सहायता भी देंगे। तो उसमें भी, और पानी में भी अगर कोई आदमी जिस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन है उसका अगर इस्तेमाल करेगा तो उसमें भी हमने 80% उसको सहायता काम किया। तालाबों की वजह से बड़ी भारी परेशानी थी, उसके लिए भी हमने एक आयोग का गठन किया कि वो उसका ध्यान रखेगा, जहां उससे गांव में साफ सफाई रहेगी वहीं वो पानी दोबारा से इस्तेमाल भी हो, इसका भी हमने काम करने का वो किया। इसी प्रकार से सारी चीज सरल हो। आज जिस प्रकार का एक युग है, अपना कंप्यूटर का युग है, तो हमने 500 सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन करने का काम किया, और उनमें कहीं भी किसी भी ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आम आदमी को इतना ज्ञान उसका है नहीं,
तो उसके लिए हमने अटल सेवा केंद्र गांव में खोलने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति बजाय कहीं डीसी के ऑफिस में जाने के या किसी पेंशन के ऑफिस में जाने के या दूसरे ऑफिस में जाने के, कहीं भी उसको जाने की जरूरत नहीं, वो अटल सेवा केंद्र में जाके उसका कर लेगा। और अब तो मैं ये पेंशन की बात याद आई, इसमें मैं एक और भी कहना चाहूंगा कि अभी हमने फैमिली आईडी बना दी, और उसमें आने वाले टाइम में क्या होगा कि जब व्यक्ति 60 साल का होगा तो उसकी पेंशन अपने आप ही लगेगी, अब उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बच्चा जब 18 साल का होगा तो उसकी वोट भी अपने आप बनेगी, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो बच्चे नौकरी करते हैं वो बार बार फॉर्म भरते थे, उसके लिए उनकी परेशानी भी होती थी। तो हमने एक ऐसा पोर्टल बनाया कि आप उस पर एक बार जाओगे तो अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी आप उनमें जो मतलब डी, सी और डी क्लास की नौकरी है, तो उसमें अगर आप ने उसको रजिस्टर करा दिया तो आप उसमें जब भी वो नौकरी निकलेगी तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, आप निश्चित तौर से उसमें वो भाग ले सकेंगे। इसी प्रकार से सीएम विंडो बनाने का काम किया। पहले लोग जाते थे, सीएम मिलते थे, नहीं मिलते थे, कहते थे मीटिंग में, लेकिन अभी सीएम के पास जाने की बजाय आप अपने वहीं से एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई। और आपको पता है कि पहली एप्लीकेशन की क्या स्थिति होती थी, कितनी उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन आज सारी पे कार्रवाई होती है। अब से पहले 7 लाख से ज्यादा जो हैं वो जो मामले थे मैंने निपटाने का काम किया। ऐसे ही जो कर्मचारियों के तबादले हैं ऑनलाइन करने का काम किया, जिसमें पहले जिस प्रकार से एक बिजनेस बन गया था ये, वो सारा समाप्त करने का काम किया। ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारी सरकार ने काम करने का काम किया। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि 7 साल में 7 कमाल किए हैं। प्रदेश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, खासतौर पर पर्ची खर्ची बंद की है, और जो विकास का मामला है उसमें भेदभाव नहीं, समान विकास पूरे हरियाणा में हो रहा है। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व की तमाम सरकारों के ऊपर हमला किया और ये कहा है कि पूर्व की सरकारों के साथ अगर तुलना करेंगे तो आज की जो मौजूदा सरकार है 7 साल के कार्यकाल की, उस सरकार ने बेहतर काम किया है। इसके साथ साथ कंवरपाल गुर्जर ने एलनाबाद के उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार का जीत का भी दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के लिए न्योता दिया। इस मुद्दे पर जनता टीवी ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आपकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, उसी संदर्भ में जानना चाहेंगे कि सर क्या कुछ चर्चा हुई। देखिए, आज मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को जो हमारा 75वां जो देश की आजादी का वर्ष है, अमृत महोत्सव के नाम से पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम उस उपलक्ष्य में हो रहे हैं, और हमने भी ये निर्णय किया है कि हम एक सेशन, स्पेशल सेशन अमृत महोत्सव को मनाने के लिए वो हरियाणा विधानसभा में आयोजित करेंगे। तो उसी के लिए उनको निमंत्रण देने के लिए कि वो उस सेशन का जो उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में वो करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया है। और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मैंने उनसे कहा कि नवंबर के लास्ट सप्ताह में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर उनका समय मिल जाएगा तो हम ये स्पेशल सेशन जो है वो विधानसभा का करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि ये जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा उसमें दो जो है जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, और जनता का जिस तरीके का जनता का पर्स जो है वो जो है देखने को मिलेगा। ये सब चीजें किस तरीके से रहने वाली है? ये देखिए, हमने उनको 2 विषयों को लेकर के 2 विषयों के ऊपर ये स्पेशल सेशन रहेगा। एक विषय है विधायक और विधायक की भूमिका लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र में विधायक और विधायिका की भूमिका कैसी होनी चाहिए। दूसरा जो है वो है पब्लिक पर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कि जनता के खून पसीने की कमाई जो टैक्सों के रूप में सरकार को मिलती है, वो जो धन है उसका व्यय, उसका जो खर्चा है वो अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से हो, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है, किस प्रकार से कहाँ उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी वो भी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी
मैं समझता हूं कि हम इस सेमिनार के अंदर चर्चा करने वाले हैं और इसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। वहीं पलवल में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शुगर मिल्स के 38वें गन्ना प्राइस सत्र 2021-22 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएपी खाद समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल शुगर मिल्स के 38वें गन्ना प्राइस सत्र 2021-22 का शुभारंभ किया। इस मौके पर शुगर फेड हरियाणा के चेयरमैन और शाहबाद के विधायक रामकरण, हरियाणा वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत, पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं सहकारिता मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा में सबसे पहले पलवल से ही गन्ना पेराई के लिए शुगर मिल का शुभारंभ किया है। पिछले साल भी पलवल से ही गन्ना पेराई के लिए शुगर मिल को शुरू किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल किसानों का गन्ना ज्यादा है और इसीलिए इस बार शुगर मिलों को जल्दी शुरू किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीजन के दौरान सरकार की ओर से देश भर में गन्ने का सर्वाधिक रेट 362 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। पलवल में शुगर मिल का जो क्रशिंग का 2021-22 का शुभारंभ हुआ है और आज जो शुगर मिल का पलवल की का हरियाणा के अंदर सबसे पहले पलवल का ही शुभारंभ हुआ है और इससे पिछले साल भी हमने पलवल शुगर मिल में ही सबसे पहले शुरुआत क्रशिंग की थी। और अब की बार जो हमने अक्टूबर के महीने के अंदर ही जो क्रशिंग का जो फैसला लिया है उसका कारण ये है कि अब की बार किसानों का कुछ गन्ना ज़्यादा है और अगर हम समय पर अगर शुगर मिल चलाते हैं तो गन्ना सभी का पिरोया जाएगा, कोई किसान का गन्ना बाकी नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ किसानों को जो लास्ट के समय में जो लेबर की समस्या आती है वो भी बच जाएगी और किसान को आगे गेहूं की उगाई के लिए जो समय मिल जाएगा, अगली फसल के लिए भी समय मिल जाता है। तो इसलिए हमने ये अब पेराई का सीजन थोड़ा सा पहले किया है ताकि किसानों का गन्ना पूरा पिराया जाए और अगली फसल के लिए उनको टाइम मिल जाए। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पलवल शुगर मिल्स में आने वाले पूरे गन्ने की पिराई की जाएगी और हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को गन्ने की फसल की पेमेंट समय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पलवल शुगर मिल्स की पिराई क्षमता 1600 टीसीडी से बढ़ाकर 1900 टीसीडी कर दी गई है। दूसरे फेज में इसे 2200 टीसीडी तक बढ़ा दिया जाएगा। इस साल पलवल, कैथल और महम की शुगर मिल्स में गुणवत्ता युक्त गुड़ और शक्कर का भी उत्पादन किया जाएगा, जिसकी मार्केटिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश की कई शुगर मिल्स में एथेनॉल का प्लांट शुरू किया जाएगा, जिसमें पलवल, शाहबाद, पानीपत, करनाल और रोहतक शामिल हैं। दूसरे चरण में अन्य शुगर मिल्स में भी एथेनॉल का प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहबाद में 60 के एलपीडी की क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा, जबकि पलवल में 90 के एलपीडी की क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगेगा। उन्होंने कहा कि पलवल शुगर मिल्स में चीन के उत्पादन को बंद किया जाएगा। यहाँ पर गुड़, शक्कर और एथेनॉल बनाया जाएगा। पिराई के अगले सत्र में सोनीपत और जींद में भी 90 के एलपीडी की क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा ताकि शुगर मिल्स को घाटे से उभारा जा सके। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कैथल शुगर मिल्स में बगास से फ्यूल पैकेट बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार पराली से पैकेट बनाए जा रहे हैं ताकि कोयले के स्थान पर पैकेट उपयोग में लाए जा सके। उन्होंने कहा कि मार्केट में रिफाइंड शुगर की लगातार मांग बढ़ रही है। प्रदेश की शुगर मिल्स में रिफाइंड शुगर भी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की शुगर मिल्स में बनने वाली गुणवत्ता युक्त चीनी की बाजार में अच्छी मांग रही है। प्रदेश की सभी शुगर मिल्स में अटल कैंटीन बनाई गई है। मिल्स में किसानों के लिए बिजली, पानी और यार्ड में किसानों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों को आधुनिक तरीके से गन्ने की खेती करने के लिए उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक दवाइयों के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत जो परेशानी हुई वो कोरोना काल की वजह से है, क्योंकि उस दौरान खाद बनाने की प्रक्रिया बंद थी, जिसकी वजह से डीएपी खाद मिलने में देरी हुई, लेकिन जल्द ही सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी
और प्रदेश के किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तेवतिया की रिपोर्ट। पलवल में मंगलवार को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। इस दौरान जिले के तमाम अधिकारियों के साथ साथ पलवल से बीजेपी के विधायक दीपक मंगला, हथीन से बीजेपी के विधायक प्रवीण डागर, बीजेपी जिला अध्यक्ष चरणजीत सिंह तेवतिया सहित ग्रीवेंस कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। वहीं बैठक में 15 शिकायतें सुनी गईं, जिनमें से 15 शिकायतों को मौके पर ही समाधान कर दिया गया और 2 शिकायतों को किसी कारणवश पेंडिंग रखा गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जो भी जनता की शिकायतें आएं उनका तुरंत निपटारा किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 साल से पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले 2 साल से गठबंधन की सरकार है। गांव में स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा खत्म करके जमीन वालों को और मकान मालिकों को मालिकाना हक दिया। अब वो अपने मकान की रजिस्ट्री कराकर लोन ले सकते हैं, साथ ही जमीन और मकान बेच भी सकते हैं। साथ ही परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है ताकि हर गरीब तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके और अंत्योदय के स्थान पर काम किया जा सके, यानी कि अंत्योदय के स्थान पर काम किया जा सके। इसके अलावा कई जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे सीएम चला रहे हैं। उन्होंने आंदोलन को लेकर कहा है कि यह आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का ये शिकार हो चुका है। आज मंथली ग्रीवेंसेज में 15 शिकायतें थी और उसमें से 13 हमने ड्रॉप कर दी हैं और 2 को पेंडिंग रखा है। और आज काफ़ी हद तक मतलब ठीक रहा और जनता के अधिकारियों को मैंने दिशा निर्देश दिए कि वे जो भी आगे से ग्रीवेंसेज पब्लिक की आती है उसको तुरंत निपटाएं और अपने समझ के निपटाएं ताकि जनता परेशान ना हो। कौन कौन सी पेंडिंग रही है, क्या दिक्कत आई? एक तो डीएमओ को जो पहले चल रहा है उसके परमिशन के लिए है और एक शिकायतकर्ता आया नहीं था तो उसके लिए रखी हुई है पेंडिंग, अगली बार देंगे। देखो माननीय मनोहर लाल जी पिछले लगभग 7 साल से प्रदेश को चला रहे हैं और इस 2 साल के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब प्रदर्शन किया है। और जो खासकर एक तो ये आपका स्वामित्व का जो एक दे रहे हैं अभी लाल डोरे जिनके मकान हैं उनको मालिकाना हक देके ताकि वो अपने मकान को बेच सकें या उन पर लोन ले सकें, एक बहुत बड़ी ये योजना शुरू की है। दूसरा परिवार पहचान पत्र जो उन्होंने शुरू किया है कि गरीब समाज में गरीब से गरीब आदमी को भी हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिले और अंत्योदय के सिद्धांत पर हम काम करें। ये 2 योजना तो उन्होंने बड़ी अच्छी शुरू की है और भी कई जो जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री चला रहे हैं। किसानों का देखो आंदोलन, अब आपको पता कितना किसान आंदोलन रह गया है और किसान आंदोलन ना होके ये किसी अभी जो हमारे जो किसान संयुक्त मोर्चा किसान के जो संगठन है इसके अंदर कुछ लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो आगे आ रही हैं और किसान लोग हैं वो इस आंदोलन में नहीं है, बाकी जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वही लोग बचे हैं। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।